तो हम पिछले क्लास में मैंने एक चीज़ बोला था कि जो मोनेरा है इसको अपन लिंक करेंगे इवोल्यूशन से। बताया था ना कि सबसे इनिशियल स्टेज था मोनेरा और सबसे आगे उधर गया था एंजियोस्पर्म और एनिमल में आया था कॉर्डेटा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैंने बोला था जैसे जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन में जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम नेक्स्ट किंगडम में जाते जाएंगे तो इसके सारे कैरेक्टर्स इंप्रूव होते जाएंगे। रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, सारे कैरेक्टर क्या होते जाएंगे? इंप्रूव होते जाएंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था क्या? न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन कौन सा था न्यूट्रिशन में? ऑटोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक और सिम्बायोटिक, उनके एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए थे। अब इस क्लास में अपन देखेंगे रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन जो होता है यहाँ पे फॉर एनर्जी के लिए होता है, और यहाँ पे मेनली हमारा क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ से सिर्फ 2 ATP एक प्रोसेस में रिलीज होते हैं। क्लियर? विधि इधर, अब इधर। क्लियर? तो जो रेस्पिरेशन होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी रिलीज तभी होती है जब किसी भी फूड मटेरियल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और किसी फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन मतलब रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ही होती है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक होगा एरोबिक, एक होगा एनारोबिक। एरोबिक होगा प्रेजेंस ऑफ O2, एनारोबिक होगा एब्सेंस ऑफ। नॉर्मली यदि आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनेरा में किस टाइप्स का रेस्पिरेशन होएगा, तो हमारा आंसर जाएगा एनारोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें इसके प्रेजेंस में भी हो सकता है। क्लियर? कुछ ही एग्जाम्पल हैं। तो क्योंकि मैंने बोला था इसके बाद जो लिंक करेगा, नहीं बोला था कि इसका जो सबसे एडवांस फॉर्म होगा इसके बाद वाले का सबसे लो वाला फॉर्म होगा। क्लियर? तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। किसके पास ऑप्शन होते हैं? ये होते हैं इसके पास ऑप्शन, इसके पास होता है नो ऑप्शन। मतलब कि समझना, जो हमारा एज़ोटोबैक्टर है, ध्यान से समझिएगा, जो एज़ोटोबैक्टर है ये ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। समझिएगा, एज़ोटोबैक्टर के पास ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब यदि हम ये बोल दें कि जब मोनेरा बना था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको इस तरह के कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिले थे। इसका रीज़न सुनना क्यों। जब मोनेरा बना था तो इस तरह के कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिले थे, क्योंकि पहले क्या था? पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एनारोबिक था। जब हमारी धरती बन रही थी तो पूरा एनवायरनमेंट कैसा था? एनारोबिक था। एज़ोटोबैक्टर को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हमारा बैक्टीरिया ये वाला पहले नहीं बना था, बाद में बना है। कब बना है? जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आ चुकी होगी। मतलब अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी ऐसा है कि यदि कोई बैक्टीरिया बनता है, जैसे कहाँ से बनेगा बैक्टीरिया? कोन, कोजरवेट्स, प्रोटोसेल, प्रोकैरियोटिक। यदि प्रोकैरियोटिक में उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हम उसको क्या बोल देंगे? बैक्टीरिया। तो अभी भी जैसे कोई नया बैक्टीरिया, कोई नया वायरस बनता है तो हम उसको कहाँ रखेंगे? मोनेरा में ही रखेंगे। जैसे जो अपने ये कोरोना जो वायरस है, तो हम इसको किस वाले क्लास में रखेंगे? जहाँ वायरस की स्टडी की जा रही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब नए बैक्टीरिया कोई नहीं डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म भी तो बनते हैं। जैसे बरसात वगैरह में आप देखो, जहाँ पानी भर जाता पूरा स्टार्टिंग से नहीं बनता नया, छोटी मछली फिर बड़ी मछली, तो वो भी तो इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन वो इवोल्यूशन शॉर्ट टाइम इवोल्यूशन है, जल्दी हो जाता है। अब अभी सिंपल सी बात, आप मटके में पानी रख दो, मनीष कहाँ ध्यान है बेटा, मटके में पानी रख दो आप छत में, 1 महीने बाद देखोगे ना उस पानी में कोई ना कोई कीड़े और ये सब आ जाते हैं। तो पहले जब आपने रखा तो थोड़ी न थे, बने ना आखिर। तो मतलब जो छोटा जीव, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, तो उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उनको उन्हीं के क्लास में रख देंगे। क्लियर? चलिए, तो मैं क्या बोला, यदि एज़ोटोबैक्टर है, समझिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। जो एज़ोटोबैक्टर होता है ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन है, यदि आप एज़ोटोबैक्टर को ऑक्सीजन के एब्सेंस में रख दोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। समझ गए? एज़ोटोबैक्टर को ऑक्सीजन के एब्सेंस में रख दो। कमर मेरा डिस्टर्ब हो रहा है यार, तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों वहाँ से उठ के उस वाले चेयर में आओ, बगल वाले में। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए एसिटोबैक्टर एसिटाई,
एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये जिंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑप्शंस हैं, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। तो ये हो गया हमारा एरोबिक। अब हम देखेंगे एनारोबिक। एनारोबिक में ऑब्लिगेट, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में। मतलब कि क्लॉस, ये हमारा क्या होगा, नो ऑप्शन। मतलब जो क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिज्म होता है ये क्या काम करता है कि यदि आपने इसको ऑक्सीजन दे दिया तो इसकी डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन दे दिया तो इसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है, यदि आप इसको ऑक्सीजन नहीं दोगे, क्योंकि देखो एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में यदि आप इसको ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ये तो वैसे भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन यदि आपने इसको ऑक्सीजन दे दिया तो भी सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑप्शंस हैं। समझ में आया? तो एग्ज़ाम में हमेशा ये वाला आता है। अब सुनो, इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये वाले से। तो क्या होता है, जैसे अपन नॉर्मली जब छोटे बच्चे होते हैं और वो स्कूल जाते हैं, मैं तुम लोगों को एक कॉमन बीमारी का नाम बताऊंगा, अभी तुम लोग समझना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अपन सुबह सुबह उनकी 7 बजे टिफ़िन पैक कर दिया, सुबह सुबह अपन है ना टिफ़िन पैक कर दिया। छोटे बच्चों की यहाँ टेडी बना दो ऐसे। यहाँ पे अपन क्या रख दिया, मान लो रोटी रख दिया। सुबह सुबह रोटी बनाएंगे तो नॉर्मली गर्म रोटी होती है, गर्म रोटी से वेपर बनेगी और ये वेपर यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी उनसे रिएक्शन कर करके पानी बना देता। तभी देखोगे आप, यदि आप गर्म को रखो तो या तो कागज़ वगैरह गीले हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी रिएक्शन कर करके पूरा वेपर से क्या बन गया, पूरा पानी। अब इस डिब्बे के अंदर, इस टिफ़िन के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इस टिफ़िन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है ये हो गया है एनारोबिक। क्या हो गया एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन के एब्सेंस में मतलब एनारोबिक हो गया। और ये एनारोबिक हो गया मतलब ये वाला हो गया, और ऑक्सीजन नहीं है। एनारोबिक में कौन सा डेवलप होता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिज्म। तो ये बैक्टीरिया जाके रोटी में, यहीं पे बैक्टीरिया बनेगा कैसे, शॉर्ट टाइम में बन जाएगा, क्योंकि रोटी है तो कौन है, वेपर है तो पानी है, मतलब उसको बनने, बैक्टीरिया बनने के लिए सारी कंडीशन अवेलेबल हैं। तो बैक्टीरिया यहाँ बन गया, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिज्म ये बन गया बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को होने के लिए 6 से 8 घंटे का टाइम चाहिए। ये मतलब रोटी को डालना और इस सब प्रोसेस के लिए कितना घंटा चाहिए, 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे के अंदर इस रोटी में बैक्टीरिया बन गया। अब जैसे अपन ने, जैसे मान लो बच्चा लंच में नहीं खाया, छुट्टी में आके या बस में जैसे आते हैं ना जैसे बच्चे, तो बस में आते हुए खाना खाए, क्लियर, तो उसके साथ उसकी बॉडी में क्या चला गया, बोचुलिज्म, वो क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिज्म चला गया। अब क्या होता है, जैसे मान लो किसी बच्चे की एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग है, तो जब वो ये चीज़ खाएगा तो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब एंटीबॉडी इसको मार देगी, अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी बच्चे की एंटीबॉडी बहुत कमज़ोर होती है। यदि किसी की एंटीबॉडी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि डेली तो ऐसा होता नहीं है कि डेली खाता है, कभी कभार ऐसा होता है, तो यदि उसकी एंटीबॉडी कमज़ोर है तो ये उसकी बॉडी में जाके अटैक करेगा। अब बॉडी में जैसे अटैक करेगा ना, तो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये डैमेज हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे ब्रेन का जो दूसरों का कंट्रोल करता है वो नहीं कर पाएगा। और जैसे ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ, तो अब सुनो क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, ब्रेन जैसे वो अटैक करेगा ना तो कोई एक पार्ट डैमेज होगा। जैसे मान लो कि वो वाला नर्वस सिस्टम डैमेज होगा जो हाथ का कंट्रोल कर रहा है, या पैर का कभी कभी पूरा ही डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो जब ये डैमेज हो जाता है तो अपने को हो जाता है पैरालाइसिस। क्या हो जाता है, पैरालाइसिस के पहले कैरेक्टर्स कैसे आते हैं ये समझना। डायरेक्ट पैरालाइसिस नहीं होता है, इसके पहले कुछ कैरेक्टर शो होते हैं। कैसे कैरेक्टर शो होते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा कि गांव में बोलते हैं इसे मिर्गी मार दी, सुने होगे ना, मिर्गी मार दी, मतलब उसकी बॉडी का कंट्रोल उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मतलब वो जो चाहता है वो नहीं कर पाता। जैसे वो चाहेगा ना हम इसको पकड़ लें तो पकड़ भी नहीं पाएगा, मतलब उसकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन करता कौन है, तो मतलब जो ये बोचुलिज्म सीएनएस को अटैक किया था ना, लेकिन अभी अच्छे से नहीं ख़राब कर पाया, अच्छे से डैमेज नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, वाइब्रेशन होने लगते हैं बॉडी में, और ये
मतलब स्टार्टिंग वो इनिशियल कंडीशन होता है। अब यदि बार बार ऐसा होता रहता तो फिर डायरेक्ट जाके क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो सबसे मेन बात तो यह है कि छोटे बच्चों को या जो भी अपन लोगों को भी यदि 8 या 10 घंटे ज़्यादा पैक हो गया खाना तो नहीं खाना चाहिए। यदि आप खाना खा भी रहे हो तो टिफ़िन को खोल के रख दो 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि जब टिफ़िन को उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी उसकी, हाँ ऑक्सीजन। ये क्या है, नो ऑप्शंस ना। तो जैसे इसको आपने टिफ़िन खोल दिया, रोटी को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, समझ गए। तो ये हो गया हमारा ये वाला बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है, आता है। तो इस तरह से क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन में एक पॉइंट देखा, रेस्पिरेशन होता है एनर्जी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। फिर होगा एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक होगा जो फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट में एसिटोबैक्टर और फैकल्टेटिव में ये है ना, इसके ये इनमें से जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोसिलिज्म। अब एक चीज़ और सुनो, जो हमारा एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है, तो जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, ब्रेड और ये सब, उनमें ये काम आता है, उनमें ये काम आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग यदि सुने होंगे कि जो ब्रेड को यदि बहुत गहराई से देखो तो ब्रेड में बीच बीच में गैप्स होते हैं जहाँ से एयर्स बबल्स रहते हैं, हवा रहती है, एयर्स रहती हैं। मतलब वो जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारा देखो एसिटोबैक्टर, हाँ ये वाला भी है, ये एसिटोबैक्टर एसिटाई, वो रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में निकलता है क्या, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यही होता है ना, सुने होगे ना तुम लोग, पढ़े होगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या निकलता है, एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो अब जो एथिल अल्कोहल होता है ना, जैसे ब्रेड आप जब खाओगे ना, यदि कच्ची ब्रेड खाना तो आपको उसका स्मेल जो रहेगा ना ग्लूकोज जैसे नहीं रहेगा। आप मतलब ब्रेड में कुछ मत लगाओ, सिर्फ ब्रेड खाना, कभी ट्राई करना, सिर्फ ब्रेड खाना ना, तो उसका टेस्ट अजीब रहेगा, अल्कोहल टाइप का रहेगा। एकदम फ्रेश ब्रेड लेना, जैसे ब्रेड बन, जैसे ना 1-2 दिन पुरानी नहीं, फ्रेश ब्रेड लेना, उसको कच्ची ब्रेड खाना, तो वहाँ पे मतलब आपको जो, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो कलरलेस, स्मेललेस, ओडरलेस होता है, कलरलेस वो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसमें जो एथिल अल्कोहल की क्वांटिटी कुछ रहती है। सीधी सी बात, अपन नहीं पढ़े क्या तुम लोग यार, ऐसे खतरनाक क्यों देख रहे हो फिर, बनता है ना लैक्टिक एसिड, है ना, एथिल अल्कोहल। ये देखो C6H12O6, जब इसका रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनता है क्या, C2H5OH प्लस CO2 प्लस वाटर। इसी को हम बोल सकते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोल सकते हैं इसी को, फर्मेंटेशन, है ना, याद होगा तो इसी को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्लियर, चलिए ये हो गया एसिटोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रीडियम बोसुलिज्म का अपना काम हो गया। अब अपन देखेंगे थोड़ा सा रिप्रोडक्शन। यहाँ से ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन होता है प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना क्या कहलाएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन होता है हम लोगों ने पढ़ा है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अभी सेक्सुअल तो बहुत आगे आएगा, पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सीधी सी बात यह है कि किसी भी तरीके से दो हो जाएं। मान लो ये बैक्टीरिया है ना, मैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे बैक्टीरिया है, ये जा रहा है, किसी से टकराया ना, टकरा के यदि तो इसकी बॉडी टूट गई तो 2 नए बैक्टीरिया बन जाएंगे, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैं सबसे सिंपल पे बता रहा हूँ, कहीं से भी जा रहा है, टूट गया ना, तो 2 नए बन जाएगा ना, एसेक्सुअल। जैसे क्या होता है, मान लो जो मनी प्लांट है, आपने उसके पत्ती तोड़ के कहीं दूसरी जगह पानी में फेंक दिया ना, वो भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में है वो है एक बाइनरी फ्यूजन और एक है बाई एंडोस्पोर। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मैंने बताया था एमाइटोसिस, याद करिए। एक मैंने सेल लिया था, इस सेल को मैंने डायरेक्ट 2 सेल बनाया था और बोला था एमाइटोसिस। जो बच्चे पढ़ चुके सेल बायोलॉजी उनको याद होगा। और एमाइटोसिस सिर्फ बैक्टीरिया में भी होता है, एमाइटोसिस सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, आगे फिर मियोसिस और माइटोसिस होने लगेगा। क्लियर। तो सुनो, एमाइटोसिस क्योंकि ना तो न्यूक्लियस कम डेवलप है, ना ज़्यादा क्रोमोसोम डेवलप है, तो सीधे सीधे एक सेल होती है, 2 सेल में डिवाइड। मैंने इसका एक स्टेप हटा दिया हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, है ना।
और डायरेक्ट 2 सेल बन जाएंगी। तो डायरेक्ट एक सेल से 2 सेल बनना, समझ गए? डायरेक्ट एक सेल से, बाकी इसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होती। मैकेनिज्म होने के लिए क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ये सब चाहिए, यहाँ पे कुछ रहता नहीं डेवलप। तो डायरेक्ट क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन। एक और, इसको हम एंडोस्पोर को भी एसेक्सुअल में लेते हैं, वैसे एसेक्सुअल टाइप का ये नहीं है, फिर भी हम इसको एसेक्सुअल में मान के चलेंगे क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है। समझना, इसकी अलग ही कहानी है एंडोस्पोर की। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, 50 डिग्री 52 डिग्री, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने बाहर एक लेयर फॉर्म कर लेगा। यदि लेयर फॉर्म नहीं करता तो बैक्टीरिया मर जाता, लेकिन इसने लेयर फॉर्म कर लिया, मतलब बैक्टीरिया का पुनर्जन्म हुआ। नहीं समझे? मतलब जैसे मान लो कि अपन ने किसी को क्या किया, किसी को मतलब ऐसे पेटी टाइप का कुछ बना दिया, उसमें बढ़िया आइस माइस लगा दिया, कवर ओवर कर दिया, अब बाहर से लोहा लगा दिया और उसको आग में डाल दिया। ठीक है, बहुत तेज़ आग नहीं थी, नॉर्मल आग में डाल दिया, फिर 5-6 घंटे बाद या 1-2 दिन, मतलब जब भी उसके बाद, और उसको मैंने पेटी को खोला, उसको जिंदा बाहर निकाल लिया, तो उसका पुनर्जन्म ही तो हुआ। नॉर्मली यदि उसको अपन आग में डालते तो जल जाता, लेकिन मैंने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स बना दिया, उसके ऊपर आइस वगैरह लगा दिया, ठंडा वंडा, जिससे वो डैमेज ना हो। तो समझ गए ना ऐसे? तो मैंने क्या बोला, ये नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, अपने बाहर एक लेयर फॉर्म कर लेता है। अब वो लेयर उसको कितना भी खतरनाक एनवायरनमेंट हो, कितना भी ऐसा हो कि उसको मार दे, लेकिन वो उनसे प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, फॉर्म इज अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। और वो लेयर क्या होती है? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। ये होता है कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। ये इतना हार्ड होता है ना कि ये ब्रेक ही नहीं होता। अब सुनो कैसे, अब बैक्टीरिया कितना छोटा, अंदाज़ा लगाओ। अब यहाँ पे यदि बैक्टीरिया पड़ा हुआ है ज़मीन में, है ना, और यहाँ से हाथी गुजरा, पैर रखा, पता चला क्या उसको? समझ गए ना? तो दोनों, एक तो साइज, कैसे मरेगा? दबाओ बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को मरने के लिए दबाना भी तो पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, कुछ भी, मतलब चक्की में डाल दो, कुछ भी कर दो। समझ गए? वो आटे के दाने से भी छोटा होता है। तो ये यहाँ पे मतलब बैक्टीरिया के बाहर जो होता है, अब बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मतलब चेंज करने के लिए उसमें हम एनर्जी देते हैं फोटोन फॉर्म में, जब उसको पता चलता है, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम हो जाता है। तो बैक्टीरिया के चारों ओर एक लेयर बन जाती है। जैसे बैक्टीरिया है, इसके चारों ओर एक लेयर बन जाएगी, और ये लेयर किस चीज़ की होगी? कैल्शियम डाइकोटिलेट। इसको हम कॉर्टेक्स लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स लेयर भी बोलते हैं। और ये जो लेयर बन जाती है, ये लेयर क्या करती है? बैक्टीरिया को उसके अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। समझ गए? उसके अनफेवरेबल कंडीशन से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये हो गया एंडोस्पोर। अब एक और होता है, देखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। कुछ नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। अभी हम आगे हम और देखेंगे। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ये खाली था, ये एक जीन यहाँ आ गया इसमें, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये एक अलग ही स्टेप है। इसको भी हम कहाँ बोलते हैं? रिप्रोडक्शन में। क्योंकि देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 जीन थे, है ना, तो यहाँ पे जीन में मतलब टूटा, और ये जीन यहाँ से, अभी सिर्फ इतना समझो, इसका मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा आगे, इसके बहुत सारे डायग्राम बनेंगे, है ना, मैं आगे मैकेनिज्म समझाऊंगा। बस ये मानो कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है। क्या? सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन में नहीं। ये सेल डिवीजन में इसलिए नहीं होगा कि सेल बन ही नहीं पाई ना, अभी एमाइटोसिस वाला कहानी चल रहा है। ये सेल डिवीजन वाले से भी बहुत छोटा है। मतलब ये प्रोसेस ऐसा है कि नॉर्मली ये मानो कि मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन मतलब समझ रहे हो कैसा? ऐसे रुक जाओ, ऐसे मुट्ठी बनाओ। ये एक बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया यहाँ से जा रहा है, इसको पता चला कि यहाँ पे कोई है, तो ये ऐसे हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ जो डीएनए और जो जीन थे ना, जो डेवलप नहीं थे, वो ये वाले जीन कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। ले, ये एक अलग बन गया। ये कहीं जा रहा था, कहीं वो मिला, ऐसे। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हाँ, ये वाला जो बैक्टीरिया था, ये तो बन गया। हाँ, ये तो पहले से ही बैक्टीरिया था ना। हाँ, तो मतलब ये डिवीजन हुआ ना, मतलब ये जेनेटिक, मतलब जीन ट्रांसफ़र होते हैं। बस ये मानो कि ये वाला जो था ना, हाँ, उसमें अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ेंगे।
एफ फैक्टर, आर फैक्टर, तो उतना डीप मत जाओ अभी, बस ये मान लो कि सिर्फ यहाँ क्या होता है, जीन ट्रांसफर टू ईच अदर। चालू है वो? हाँ सुनो, अभी इसको मैं बहुत डीप में लूँगा, अच्छे से लूँगा, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं, फिर भी मैं समझाऊंगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र टू ईच अदर, है ना, जीन का एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पहले इसमें। अब देखो, इसको पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि किस में एफ फैक्टर है, किस में आर फैक्टर है। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। कोई बैक्टीरिया में डबल रिंग लेयर स्ट्रक्चर होती है, किसी में सिंगल रिंग होती है, कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है। तो इसके पहले अपने को जानना पड़ेगा कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। फिर उसके बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी मैंने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाहर की लेयर नहीं पढ़ा था, आर एस, है ना। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो हेडिंग डाल दो, स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया। दो टाइप की स्टैंडिंग है। लो इधर देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और सुनो, अलग अलग सीट में दिए हैं, जिनको इंटरेस्ट हो जाके पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू फ्लैजिलेटेड, एम्फी, मोनो, डाई, बाई, पाई, ये सब दिया है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में अपने को क्या देखना है, एक होता है कोकस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गोल दिखते हैं, स्फेरिकल, वो सारे आएंगे कोकस। एक एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनी। बहुत सारी मैं एक लिस्ट बनवाऊंगा, लास्ट में एक लिस्ट बनवाऊंगा। स्टेफाइलोकोकस, मेथानोकोकस, बहुत सारे हैं, वो मैं बाद बनाऊंगा। सिर्फ ये मानो कि कोकस मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो स्फेरिकल होता है। बैसिलस मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो एक रॉड लाइक होता है। क्लियर? स्पाइरुलम मतलब कि धागे टाइप का है ना ये। और विब्रियो मतलब कॉमा से। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन। इनके एग्जाम्पल याद, इकोलाई, ठीक है, बैसिलस, और ये होगा कोकस का डिप्लोकोकस। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक थोड़ी है, तो मैं कोई से एक लिया हूँ। एनसीईआरटी हमको क्या पता कर दिया।